चलो देखिए सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि संवैधानिक संशोधन की चर्चा कौन सा आर्टिकल में 368 और विधेयक की चर्चा 109 में, किसमें किया गया है 109 में। देखिए अब सबसे पहले विधेयक के बारे में कहता है 3 आर्टिकल याद रखना है, 109, 110 और 111। ये 3 आर्टिकल जो होता है विधेयक की चर्चा करते हैं। 12 में बजट है, 12 में क्या है बजट। तो देखिए आराम से समझते चलना है। 109 में कहता है धन विधेयक की चर्चा है। किसका चर्चा है? धन विधेयक की चर्चा है, इस बात को याद रखना है। अब धन से संबंधित विधेयक को क्या कहा जाता है? धन विधेयक। अब यहाँ से धन विधेयक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन तक रखा जा सकता है? 14 दिन तक। धन विधेयक कहाँ से प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। धन विधेयक को किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 110 में क्या है? तो धन विधेयक का क्या है? धन विधेयक का परिभाषा। धन विधेयक का क्या है? परिभाषा। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 11 में क्या है? 111 में क्या है? तो धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति का विचार। क्या है? धन विधेयक के संबंध में किसका विचार रखना है? संबंध में राष्ट्रपति का क्या है? विचार। और राष्ट्रपति इसके संबंध में 3 प्रकार के पावर लागू करते हैं। बात समझ में आ गया? अत्यंतकारी वीटो, निलंबकारी वीटो और जेबी वीटो, जिसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो ये समझ में आया। अब विधेयक जो होता है ना वह 4 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के होता है? एक होता है साधारण विधेयक। क्या होता है? एक होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक। क्या होता है? धन विधेयक। और तीसरा होता है वित्त। क्या होता है? धन विधेयक के बाद तीसरा होता है वित्त विधेयक। क्या होता है? वित्त विधेयक। और चौथा क्या होता है? संवैधानिक संशोधन विधेयक। क्या होता है? संवैधानिक क्या होता है? संशोधन विधेयक। क्या होता है? ये 4 प्रकार के विधेयक होता है, जिसमें कहा गया है कि अगर संवैधानिक संशोधन विधेयक को, ये जो 4 नंबर वाला है, सवाल में यही है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक को अगर राष्ट्रपति के पास ले जाया जाता है तो वह अपनी स्वीकृति या मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या है? बाध्य है, उनको माना किया गया है। बात समझ में आ गया? तो हम लोग का आंसर क्या होगा? क्या हुआ? विधेयक जो होता है ना एक प्रकार के अधिनियम होता है जिस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके उसको विधेयक बना देते हैं। हाँ, वित्त विधेयक होता है। भविष्य में जो विकास का काम किया जाता है उसको वित्त विधेयक कहा जाता है। जैसे जो करना है भविष्य में, अभी 2025 चल रहा है, 28, 29, 30 में क्या करना है उस सबको क्या कहा जाता है? वित्त विधेयक। तो आप समझ में आया ये सब क्वेश्चन? कोई दिक्कत है? चलो यही क्वेश्चन देखना है। और देखो और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन तो पूरा जीवन में पढ़ना है। देखो उष्मा गति के द्वितीय नियम के तात्पर्य बताइए। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। लो, ये किसका क्वेश्चन है? फिजिक्स का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन दिया है कि उष्मा गति के द्वितीयक नियम को मतलब बताना है कि द्वितीयक नियम क्या कहता है। बताइए क्या कहता है? क्वेश्चन कर रहा है। तो उष्मा गति के द्वितीयक नियम का तात्पर्य है पूर्ण उष्मा यांत्रिक ऊर्जा में बदली जाती है। अच्छा, अगला है, देखो जो ये उष्मा गति का नियम था वो क्या कहता था कि किसी उष्मा इंजन की दक्षता कितना % होती है? किसी भी नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। लेकिन अगर हम सवाल करेंगे कि बताइए उष्मा मतलब क्या होता है? उष्मा का अर्थ क्या होता है? बोलो, उष्मा के अर्थ क्या होता है? बताइए, उष्मा के मतलब क्या होता है? गरम। क्या होता है? गरम। यानी उष्मा का ही दूसरा शब्द क्या होता है? ताप। क्या होता है? ताप। बताइए तो उष्मा को हम लोग किस में मापते हैं? उष्मा को मापने में कौन सा काम होता है? बताइए, जूल होता है कि किस में? कैलोरी होता है। ऊर्जा जूल में मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ऊर्जा क्या मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। तो याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन हम पूछेंगे कि एक वैसा उपकरण बताइए, वैसा उपकरण बताइए जिसकी दक्षता 100% होती है। जिसकी दक्षता जो होती है 100% होती है, उस उपकरण का नाम आप लोग बताइए। बताइए, इसमें आंसर भरा जाएगा। बताइए तो क्या होगा? आप लोग बताइए क्या होता है? नहीं होता है। उत्तोलक की दक्षता हमेशा 100% होती है। उत्तोलक के दक्षता कितना % होती है?
दक्षता 100% होती है। क्या होती है? होती है। बात समझ में आ गया? अब देखिए, अब उत्तोलक के मतलब समझ में आता है? बोलो, होता है ना? कई प्रकार के होता है, कैंची, पिलास, तराजू, सिणसी, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का हैंडल, चंपाकल का हैंडल, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, सिरौता, तंबाकू काटने वाली मशीन, सब होता है ना। तो ये सब लोग अपना काम करते हैं 100% से। इसकी दक्षता कितना होती है? अच्छा, एक बार और सेट में आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाए थे कि उत्तोलक किस सिद्धांत पे काम करता है। हाँ, किस सिद्धांत पर काम करता है बताइए? सिद्धांत की बात करेगा तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या करता है? सिद्धांत पर काम करता है। ये सब पढ़ाए हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा बी। उष्मा गति में कहता है कि इसकी दक्षता क्या नहीं होती है? 100% नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सब लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहले आप लोग को बताना चाहिए, गलत चाहे सही, तबे ना आप लोग पेपर दोगी। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि? और बहुत इजी क्वेश्चन है और सब पे आधारित है। सी होगा। उपभोक्ता की पसंद और रुचि में परिवर्तन। उपभोक्ता, अच्छा एक पिछला सेट में क्वेश्चन पढ़ाए थे, अगला बेंच के लड़की लोग बताइएगा। C+I कुछ करके पढ़ाए थे, ये क्या था आप लोग बताइए तो। कोई C+I क्या था? हाँ, सेट में बोलो। सेट में नहीं, टेस्ट में भी दिए थे। टेस्ट में दिए थे ना C+I। कोई दिक्कत नहीं है, 4 सेट खत्म हो गया है ना। आपको बताने का अधिकार है, हमको पूछने का अधिकार है। चलो बताइए, ये किसका फॉर्मूला है? C+I उपभोग का। किसका होता है? समग्र मांग का। क्या होता है? समग्र मांग बराबर बताए थे उपभोग प्लस इन्वेस्ट। क्या पढ़ाए थे? उपभोग प्लस क्या पढ़ाए थे? इन्वेस्ट। बात समझ में आ गया ना? उपभोग प्लस क्या कहा जाता था? निवेश। बात समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजप्शन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कंजप्शन कहा जाता था। और इनको इन्वेस्ट कहा जाता था, इन्वेस्टमेंट कहा जाता था। और इसका पहला अक्षर ही क्या किया है? यहाँ पर लिख दिया है। यानी समग्र मान बराबर होता है उपभोग प्लस निवेश। समझ में आया? एक और क्वेश्चन बताए थे, दूसरा बेंच की लड़की लोग बताइएगा, वह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। उत्पादन के 4 स्रोत में सबसे विकसित कौन होता है? बिना ऑप्शन के बताने तो पढ़ाया हुआ है। बताइए। देखो, यही सबसे बड़का कमी है, पढ़ाया हुआ चीज़ में एकदम तड़ाक तड़ाक बोलना चाहिए। एक बच्चा का वीडियो डाले हैं, हमारे यहाँ गांव में पढ़ता है, गांव में ट्यूशन पढ़ता है, मैथ का 50 गो सूत्र जो था ना एक सांस में बताया है। बोलो। हाँ, श्रमिक को माना जाता है। क्यों? ये अपने मन से बता रही हो कि ये हेल्पफुल लेकर? बोलो। हेल्प कहाँ कहाँ लोगी? बोलो। यहीं तक चलेगा दोस्ती, वहाँ अलग अलग करना है सबको। वहाँ भी जाना है अलग है और वहाँ भी जाना है अलग। हाँ, चलो देखिए, लड़का लोग बताएंगे उत्पादन के 4 स्रोत कौन कौन सा है। हाँ, समझ रहे हैं। और कृषि नहीं, वो तो प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र की बात हुआ। बोलो। नहीं, बोलो। हाँ, आप लोग, आप लड़का और से बोलना। चलो देखो, किस कारण से महंगाई की मात्रा में वृद्धि होती है? देखो ऑप्शन इसका क्या होगा? ए। देखिए, आप अपने दिमाग से लगाना है सवाल। ऐसे मान लो कि आप बाजार जा रही हैं, मार्केट, और मार्केट में कोई वस्तु सस्ती कब होती है? बताइए, सस्ती कब होती है? जब मांग कम हो। क्या हो? जब मांग कम हो तो वस्तु क्या हो जाएगी? और जैसे ही महंगा वस्तु कब होती है? जब मांग ज़्यादा हो। जब मांग क्या हो? जब मांग ज़्यादा हो। तो ये अपना लॉजिक की बात नहीं है। मान लीजिए कि किसी को मान ऐसे करके फल के ही ज़रूरत है और मार्केट में फल बहुत कम है, तो फल का रेट में वृद्धि हो जाएगा। ऐसे भी, और बहुत ज़्यादा जहाँ फल है और खरीदने वाली की मांग बहुत कम है, तो वो क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे, आम के दिन में आम सस्ता हो जाता है, केला के दिन में केला सस्ता हो जाता है, अभी अंगूर का सीजन चल रहा है, अंगूर सस्ता है। तो ये सब चलता है। तो संबंधित वस्तुओं की कीमत पे परिवर्तन होता है। समझ में आया? कीमत के हिसाब से चलता है और मांग के हिसाब से चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये इकोनॉमिक्स का सवाल था।
चलिए अगला देखिए, फिर अगला सेट में ये सब क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग से, पढ़ के भूलना नहीं है, नहीं तो 3 महीना बाद एग्जाम देना है। बोलो अगला देखिए, आर्टिकल अब यहीं स्टार्ट होगा, पॉलिटी के फाउंडेशन बैच में अबरी जो स्टार्ट होगा ये सब खत्म हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकार देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? 52, 61, 75, 78, क्या होगा? 78। बात समझ में गया ना? 78 होगा। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को जानकार देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? देखिए, सबका अर्थ लिखिए। आर्टिकल अगर 52 की बात करेगा, आर्टिकल 52 की बात करेगा तो भारत में एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए। भारत में क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति का क्या होना चाहिए? पद होना चाहिए। क्या कहता है? कौन सा आर्टिकल? 52। कौन सा आर्टिकल? 52। लेकिन अगर 61 की बात करेगा, महाभियोग की चर्चा है। महाभियोग की चर्चा कौन सा आर्टिकल में है? 61 में। कहाँ है? 61 में। 75 की बात अगर हम करेंगे तो इसमें कहा गया है, 75 में कहा गया है कि पीएम की सलाह के लिए, पीएम की सलाह के लिए, सलाह के लिए, सलाह के लिए, बात समझ में गया? पीएम के अच्छा उल्टा लिखा गया, राष्ट्रपति के सलाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति के सलाह के लिए, राष्ट्रपति के सलाह के लिए राष्ट्रपति पीएम की क्या करते हैं? पीएम की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? और नियुक्ति करते हैं तथा पीएम की सलाह से, पीएम के सलाह से राष्ट्रपति क्या करते हैं? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। बात समझ में आ गया? हाँ बोलो। देखिए, ऐसे कहा गया है ना कि पीएम की जरूरत क्यों बनाया गया भारत के मंत्रिमंडल में? तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए। तो ये 74 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए एक मंत्री की जरूरत होगा, और वो मंत्री कौन होगा? पीएम। और 75 में कहा गया है कि इसी के लिए राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की नियुक्ति किया जाता है, और राष्ट्रपति पीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं? अगर क्वेश्चन पूछेगा 78 बताइए, आर्टिकल 78 क्या कहता है? तो पीएम का यह कर्तव्य होगा, पीएम का यह कर्तव्य होगा, पीएम का यह कर्तव्य होना चाहिए कि संसद की कार्यवाही को राष्ट्रपति के पास क्या करें? प्रस्तुत करें। संसद के कार्यवाही को किसके पास प्रस्तुत करें? राष्ट्रपति के पास क्या करें? प्रस्तुत करें। इस बात की चर्चा किया गया है किसमें? 78 में। अब आंसर बताइए क्या होगा? डी होगा 78। देखिए यही बात लिखा गया, ध्यान समझ लेना है। आर्टिकल क्या हो जाएगा? 78। कोई दिक्कत है? चलो समझ में आ गया ना? चारों ऑप्शन 52, 61, 75 और 78, चारों ऑप्शन का आर्टिकल कम से कम याद रखना है, क्योंकि पेपर में आर्टिकल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्रिकेट विश्व कप 2023 में फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता था 6 विकेट से, कि भारत ने विश्व कप जीता था 6 विकेट से। दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप 6 विकेट। देखो 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, 2023 के वर्ल्ड कप, बात समझ में आ गया ना? वर्ल्ड कप, इसका मेजबानी कौन सा देश किया था? हाँ, मेजबानी की अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा? भारत। बात समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? भारत। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि यह जो ऑस्ट्रेलिया भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ था, यह फाइनल जो मैच हुआ था, ये 2 देशों के बीच हुआ था। एक था ऑस्ट्रेलिया और दूसरा क्या था? भारत। ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच हुआ था? भारत के बीच हुआ था। बात समझ में आ गया? और हाँ, ये जो हुआ था ना, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को क्या किया था? हरा दिया था। कई विकेट से? 6 विकेट से। कई विकेट से? 6 विकेट से। और यह फाइनल जो मैच हुआ था वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में जो है उसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी ऐसे करके है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से याद रखना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बात समझ में आ गया ना?
ये कहाँ है? तो अहमदाबाद में। भारत के सबसे बड़ा स्टेडियम अब हो गया है। और हाँ, विश्व में भी है ना। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि इस फाइनल मैच में या पूरा मैच में, पूरा वर्ल्ड कप में, 2023 के पूरा वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप जो टूर्ना मैच हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से रन कौन बनाए थे? सबसे ज़्यादा रन की अगर बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? विराट कोहली। कौन हो जाएंगे? विराट कोहली। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर कौन होंगे? मोहम्मद शमी। कौन होंगे? मोहम्मद कौन हो जाएंगे? शमी। बात समझ में आ गया? तो ये बातें क्या रखना है? याद रखना है। हालांकि भारत जो था वर्ल्ड कप 2 बार जीता है। बताइए तो। हाँ, एक जीता है 1983 में और दूसरा 2011। ये कपिल देव थे कप्तान, शायद कपिल देव। और यहाँ धोनी लिख दे। चलो धोनी। इससे देखो बात समझ में आ गया। ऐसे धोनी से ज़्यादा कप जीतने वाले रोहित शर्मा हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मैच में। सही बात, नहीं जीत रहे हैं। देखो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप को कितने में, चलो आराम से इसको याद कर लेना है, ज़्यादा उतना। ये करंट का क्वेश्चन था जब के पूछा गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्रिकेट से स्टैटिक में और फाउंडेशन में नहीं आता है, करंट से क्वेश्चन पूछ देगा। अगला देखिए इसका आंसर वहीं पे मिल जाएगा। पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ है। हिंदी व्याकरण का सवाल है, हिंदी व्याकरण का सवाल है। यहाँ सीधा लिखा गया है, देखिए आंसर में लिखा गया है कि पार्श्व मतलब क्या होता है? बगल। पार्श्व मतलब बगल। अब पास मतलब क्या होता है? बंधन। तो हम लोग में कहाँ मिला है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसको आराम से याद कर लेना है। बात समझ में आया ना? अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्या? शिखर सम्मेलन। अच्छा पहले डिलीट करने दीजिए, उसके बाद डरबन से पिटोरिया। देखिए किसने, क्वेश्चन है किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया है? देखिए पढ़ा देते हैं करंट के भी हिसाब से। ब्रिक्स क्या था? देखिए ब्रिक्स की अगर बात किया जाएगा तो यह 5 देशों का संगठन था। कई देशों का? 5 देशों का क्या था? संगठन था। लेकिन अब करंट पढ़ेंगे तो यह 10 देशों का संगठन हो गया है। इसमें अब 5 देश और जुड़ गया है। बात समझ में आ गया ना? देखिए इस 5 देशों में बी से होता था ब्राजील। क्या नाम था देश का? ब्राजील। इसके बाद आर से क्या होता था? रूस। आर से क्या था? रूस। आई से क्या था? इंडिया। क्या हो जाएगा? इंडिया। और सी से क्या हो जाएगा? चीन। क्या हो जाएगा? चीन। और एस से क्या हो जाएंगे? साउथ अफ्रीका ना, साउथ अफ्रीका। ये 5 देश प्रारंभ में थे अफ्रीका। और कब थे ये 5 देश? तो जब ब्रिक के स्थापना हुआ था तब 2006 में 2006 में इनमें से 4 ही था। 4 था, ब्राजील, रूस, इंडिया और क्या था? चीन। लेकिन कभी कभी पेपर में सवाल यह पूछ दिया जाता है कि साउथ अफ्रीका कब जोड़ा गया था? तो 2000 में 2010 में। बात समझ में आ गया? अब ये पूरा जो 5 देश हैं या ये ब्रिक्स को R5 के नाम से जाना जाता है। पूरा ब्रिक्स को क्या कहा जाता है? पूरा ब्रिक्स को R5 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? R5। क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी देश हैं उन सब का मुद्रा आर से है। जैसे बी से ब्राजील की मुद्रा बताइए, रियाल होता है। और रूस की मुद्रा रूबल, इंडिया की मुद्रा रुपया, चीन का रमैनबी, साउथ अफ्रीका रैंड। क्या होता है? रैंड। यानी सबका मुद्रा जो होगा इस 5 का वो आर से स्टार्ट है। इसलिए कहा गया है कि यह कौन सा R5। बात समझ में आ गया? देखिए इस ब्रिक्स का 14वां जो सम्मेलन हुआ था, 14 से स्टार्ट करते हैं। 14वां जो सम्मेलन हुआ था या ब्रिक्स का, वह सब 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में 2022 में। 14वां सम्मेलन कब हुआ था? 2000। लेकिन अगर 15वां सम्मेलन की अगर बात किया जाएगा तो 15वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? बोलो, डरबन में हुआ था। 15वां की बात कर रहे हैं। किस शहर में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन? साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका के कहाँ हुआ था?
डरबन में। बात समझ में आ गया ना। डरबन से पिटोरिया एक शहर है वहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हो गया है 2024 में, कहाँ, रूस में। कहाँ हो गया है, रूस में। अब 17वां होगा 2025 में। तो 17वां सम्मेलन इंडिया में नहीं होगा, साउथ अफ्रीका के रियो डी जेनेरो में होगा। कहाँ होगा, नहीं, हाँ नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। साउथ अफ्रीका के क्या, रियो डी जेनेरो, देख लीजिए तो मार के एक बार सर्च, अफ्रीका के रियो डी जेनेरो में हो सकता है, देख लीजिए। रियो डी क्या होगा, जेनेरो, ये साउथ अफ्रीका की शहर है। बात समझ में आ गया। अच्छा बताइए तो इस ब्रिक्स में के लिए एक बैंक बनाया गया था, उस बैंक का नाम क्या था, एनडीबी। इसका मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या था, न्यू डेवलपमेंट क्या हो जाएंगे, बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ था, इस बैंक का, बोलो, याद है आप लोग को, स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 14 ब्राज़ील ना, देखो साउथ अफ्रीका लिखे, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में ना है, ओ क्या होगा, ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में। ये बताइए 14 अप्रैल 2000 कब में हुआ था, 2014 में हुआ था। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, शंघाई चीन में। क्या है, शंघाई चीन में। तो इतना क्वेश्चन याद रखना है, कम से कम ये करंट वाला याद रखना है। 17वां पूछ सकता है कि यह सम्मेलन ब्राज़ील के कहाँ होगा, रियो डी। हम लोग का आंसर क्या होगा, डरबन। बात समझ में आ गया, डरबन। देखिए क्वेश्चन ये भी पढ़ाया हुआ, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि पॉलीसाइथिस्मिया बीमारी जो होती है वह किसके कारण होती है, बताइए। ऑप्शन है प्लेटलेटस, एरिथ्रोसाइट, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल बेसोफिल किसका भाग है, बताइए। हाँ, डब्ल्यूबीसी का। किसका भाग होता है, डब्ल्यूबीसी का। देखिए इसमें जो ये बीमारी जो दिया है पॉलीसाइथमिया जो होता है वह किसके कारण होता है, एरिथ्रोसाइट के कारण। इस बीमारी को हम लोग एनीमिया भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, एनीमिया भी बोलते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो याद रखना है यह एनीमिया बीमारी जो होती है आरबीसी में, आरबीसी की कमी से होती है, लोहा की कमी से। बात समझ में आ गया। तो आरबीसी का तो ही दूसरा नाम है, आरबीसी का दूसरा नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट। क्या नाम था, एरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। कितना दिन होता है, 100। बताइए तो आरबीसी जब खराब हो जाती है तो कहाँ रखा जाता है, फलीहा या तिल्ली में। फलीहा या कहाँ रखा जाता है, तिल, क्या होता है, हाँ, उसी को अंग्रेजी में बोला जाता है, अंग्रेजी को तो बोला जाता है। तो अब इसका भी समझ में आ गया आंसर, ये भी पढ़ाया हुआ सवाल है। अब इसको पूरा आप लोग पढ़ लेना है। न्यूट्रोफिल बेसोफिल ये सब डब्ल्यूबीसी में पढ़ाए हैं, प्लेटलेटस पढ़ाइए दिए हैं, और पूरा आरबीसी बहुत ज़्यादा पढ़ाए हैं। समझ में आया ना। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट को एनीमिया नहीं कहा जाता है। देखो आपको जब आरबीसी हम पढ़ाए हैं साइंस में तो बताए थे कि आरबीसी का जो होता है संख्या 5 लाख 5 मिलियन होती है, 50 लाख से ज़्यादा होता है। पूरा ब्लड में यह 99% पाए जाते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। अन्य नाम एरिथ्रोसाइट होता है। यह बेशक मानव में अस्थिमाजा में बनती है, जबकि भ्रूण अवस्था में यकृत में बनती है। बताए हैं ना, बताए थे कि आरबीसी का कलर लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का में क्या पाया जाता है, लोहा। क्या पाया जाता है, लोहा। और यही लोहा की कमी से कौन सी बीमारी, चलो अभी कई क्वेश्चन। हाँ देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। धोने की सोडा, और कोई सोडा होता है, और कौन सोडा है, खाने वाला सोडा। धोने वाला सोडा को अपनी भाषा में क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा, सर्फ बोला जाता है। देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है ध्यान से समझना है। ये कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री, साइंस में आता है ना। देखो ये धोवन सोडा दिया है। कौन सा सोडा दिया है, सबसे पहला पॉइंट यह पूछा जाता है, पहला सवाल कि इसका रासायनिक नाम बताइए। रासायनिक नाम की जैसे ही बात किया जाएगा
तो याद रखेंगे सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट ना, कार्बोनेट। पेपर में हो जाएगा दिक्कत, क्या हो जाएगा दिक्कत, क्योंकि ये दोनों रहता है। बात समझ में आ गया। सोडियम क्या होता है कार्बोनेट। दूसरी की बात कहेगा कि इसका रासायनिक सूत्र बताइए। रुक जाइए, देखिए हमको लगता है किसी को नहीं याद होगा। देखिए आप बताइए तो, आप बताइए तो, आप बताइए, आप बताइए, आप लोग बताइए अगला बेंच से, आप लोग पूरा लोग में कोई बताइए। अच्छा क्या बोल रही हैं, बोलो। Na2CO, हाँ अच्छा सही है। चलो इसका सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10 को 10 बोला जाता है। उसी में आप लोग अब लड़िए मत, कोई 10 बोल रहा है कोई 10 बोल रहा है। देखो तो रासायनिक नाम सोडियम, सूत्र क्या होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। यह जो होता है सोडियम का एक अयस्क माना जाता है। किसका अयस्क माना जाता है, सोडियम का क्या माना जाता है, अयस्क माना जाता है। पूरा साइंस जब डिटेल से पढ़ा लेंगे ना, एक बार साइंस खत्म कर लेंगे ना तो सब इजी लगेगा। एक बार आप लोग खत्म कीजिए पहले। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि और इसका निर्माण किस विधि द्वारा होता है, याद है किसी को कि निर्माण किस विधि द्वारा होता है, याद है अमोनिया या साल्वे विधि द्वारा। अमोनिया साल्वे विधि क्या होता है, अमोनिया साल्वे विधि द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि बताइए इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना है इसका पीएच मान होता है 9। क्या होता है 9। अब ये अम्लीय होगा कि क्या होगा, क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। बात समझ में आ गया ना। याद रखना है इसका उपयोग जब भी आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग बताइए, तो सबसे पहला होता है क्या बनाने में, कपड़ा बनाने में। अच्छा रुक जाइए एक सेकेंड, क्या होता है इसका, कागज बनाने में, कागज में, उसके बाद कपड़ा में, कपड़ा बनाने में भी प्रयोग किया जाता है, धोने में। और बताइए कागज और कांच में भी, किसमें, कांच में। दूसरा अगर बात किया जाएगा कि दूसरा निर्माण क्या होता है, तो जल के अस्थाई खरापन को क्या करने में। देखो जो प्रश्न लिखा गया है ये वही है, जल के अस्थाई खरापन को क्या करता है, खरापन को दूर कर देता है। क्या कर देता है, दूर कर देता है। तीसरी बात कहेगा तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में। बात समझ में आ गया, अभिकर्मक के रूप में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। देखो ये जो लाइन लिखे हैं यहाँ पे जल के अस्थाई खरापन दूर करने में, वही यहाँ साइंस के हिसाब से लिखा गया है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए क्या किया जाता है, यानी कठोर मतलब वह खरा जल था। बात समझ में आ गया, जैसे ही दूर होगा तो जल क्या हो जाएगा, मुलायम। तो अब समझ में आया। तो ये तो केवल एक ऑप्शन का सॉल्यूशन हुआ। अभी ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल से चर्चा विरंजक चूर्ण पे होना चाहिए। छोड़ दे कि रहने दें, बताइए तो, बताइए सूत्र बताइए आप लोग तो। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, देखिए क्या होता है CaO, ये सही है, CaOCl ये सही है, दोनों होता है इसका सूत्र। बात समझ में आ गया, क्या होता है, दोनों होता है। अब एक इसका उपयोग आप लोग बताइए, एक उपयोग बताना है आप लोगों को, बताइए। पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में जैसे ही जल में जीवाणु विषाणु परजीवी प्रोटोजोआ कवक वक होते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। समझ में आया। तो याद रखना है जल को क्या करने में। देखो ये बहुत सुंदर शब्द है, अभी पढ़ाए हैं। बताइए इसका सूत्र कौन बताएंगे, बोलो। रुक जाइए आप बताइए, एक आदमी कोई बताइए क्या होता है, बोलो क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O क्या होता है। और याद रखना है CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चूना का सूत्र बताइए, चूना। देखो इसका चूना का सूत्र 3 गो होता है, CaO हो जाएगा, CaCO 3 होता है ना,
तो याद रखना है सी, एक होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये याद रखना है। बात समझ में आ गया? अब पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें सवाल बनेगा, छोड़ देते हैं, बस सूत्र केवल याद रखना है। समझ में? हाँ बोलो। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी ऐप मोबाइल लॉन्च किया था? मोबाइल ऐप बताइए तो क्या होगा आंसर? सी होगा कि बी होगा कि डी होगा? से बी। देखिए